गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सिक्स क्लास के हैं और सिक्स क्लास के हैं तो आज हम सिक्स क्लास के हिंदी के पाठ दो को शुरू करने जा रहे हैं। जो दो पाठ दो में आपका क्या है? पाठ दो का नाम है बचपन। बचपन तो आप समझ रहे हैं बचपन क्या चीज़ होता है। तो बचपन की कुछ बातें हैं। यहाँ लेखिका जो है अपने बचपन की बातों को जिक्र कर रही है हम लोगों के बीच में। अब हम उनके बचपन को समझेंगे और अपने बचपन की भी तुलना करेंगे कि क्या वाकई हमारा बचपन भी इस लेखिका के बचपन के जैसा है क्या। तो हम क्या तुलना करेंगे? तो सबसे पहले देखिए लेखिका जो बता रही है हम लोगों के बीच में कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगी? अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक सामने रखें। आप पुस्तक नहीं है तो आप कॉपी और कलम सामने रखें ताकि आपको कुछ मुश्किल शब्द नजर आते हैं उसको आप नोट कर सकें। और इस पर मैं कुछ प्रश्न भी दूंगा जिसको आप बना के मुझे व्हाट्सअप करेंगे। तो देखिए लेखिका क्या कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं। वो अपने आप को समझा रही है, बता रही है हम लोगों के बीच में कि वो उम्र में इतनी बड़ी तो जरूर है कि वो हम लोगों की दादी भी हो सकती है। और भी कह रही है कि मैं तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ, मौसी भी हो सकती हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जो परिवार के लोग हैं सभी लोग उनको क्या कह के पुकारते हैं जी? जीजी कह के ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों क्या हूं कि बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाने महसूस करने लगी हूं। बड़ा बड़ा उम्र में यानी अपने आप को लेखिका बता रही है कि मैं अपने आप को बड़ा उम्र में महसूस करने लगी हूं और अपने आप को सयानी महसूस करने लगी हूं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। इसका मतलब ये है शायद कि मैं पिछली शताब्दी में शायद पैदा हुई थी, इसलिए मैं अपने आप को इतनी सयानी महसूस कर रही हूं। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। मेरे पहनने के और ओढ़ने के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, पहले से अब बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही। यानी पहले जो है लेखिका बता रही है कि मैं पहले कपड़े पहनती थी लेकिन कैसे कपड़ा पहनती थी? तो रंग बिरंगे कपड़े को मैं पहनती थी। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी रंग का, नीले रंग का कपड़ा, जामुनी रंग का कपड़ा, ग्रे, काला रंग का, चॉकलेटी रंग का। अब मन कुछ ऐसा करता है कि पहले की बातें हैं लेकिन अभी बता रही हैं कि अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। कौन सा पहनो? सफेद पहनो। पहले फ्रॉक, पहले क्या पहनती थी कि गहरे नहीं, हल्के नहीं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पिछले समय में मैं तरह तरह की क्या पहनी हूं? तो पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक पहनी, फिर निकर पहनी, उसके बाद वाकर पहनी, उसके बाद स्कर्ट पहनी, उसके बाद लहंगे, उसके बाद गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते भी पहने। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी तक याद है। बचपन में जो फ्रॉक हमने पहने थे वो फ्रॉक मुझे अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, हल्के नीले और पीले धारी वाला फ्रॉक। कभी यहाँ लेखिका को याद है कि वो बचपन में इस तरह के फ्रॉक पहनती थी। गोल कॉलर वाला, कॉलर कैसा होता था उनका? तो गोल कॉलर वाला फ्रॉक पहनती थी और बाजू पर भी गोल कफ, बाजू पर भी जो होता था वो गोल कफ लगाती थी। और इसके साथ एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनाटे वाला घेरदार फ्रॉक पहनती थी। उसके बाद नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल भी होती थी। लेकिन उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में यानी जेब के अंदर रुमाल होता था और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन के क्या होते थे? चलन था। यानी बाल में रंग बिरंग के रिबन लगाने का एक प्रचलन था जो मैं लगाया करती थी। लेमर कलर की बड़े प्लेटों वाला, लेमर कलर की बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर टकी थी। मैं नीचे क्या होती थी? उसमें नीचे टकी होती थी। वो ट्यूनिक भी याद है, यानी वो
टाँकने के एक ट्यूनिक भी याद है, चॉकलेट रंग का, और अंदर की कोटी प्याजी दूसरों से, और उसके साथ सफ़ेद कोटी भी हुआ करता था। इसके बाद यानी वो पुराने समय के अपने पूरे अनुभवों को दर्शा रही है कि पुराने समय में मैं क्या क्या करती थी और क्या क्या पहनती थी। ये सारे अनुभवों को यहाँ लेखिका जो है दर्शा रही है, और हम यहाँ लेखिका के बातों को समझेंगे कि आखिर में लेखिका जो है और कौन कौन सी बातें कर रही है, तो और कैसे कैसे कपड़े वो पहनने का वो प्रयत्न करती थी। आगे देखिए, मुझे अपने मोजे और स्कार्टिक भी याद है, यानी लेखिका का जो है अपना मोजा उस समय का याद है। इसके साथ साथ स्कार्टिक भी उनका याद है कि स्कार्टिक किस तरह की पहनती थी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। जब बचपन में होते थे तो अपने मोजे मुझे क्या करने होते थे, खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। ये नौकर जो घर में होते थे, नौकरानी जो होते थे, उन लोगों को देना सख्त माना था, उसको अपने हाथों से धोना था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी से लगाते। इतवार की सुबह में हम क्या होते थे, इसी में लग जाते थे। धो लेने के बाद जब हम लोग इसको धो लेते थे, तो धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। हम लोग के जो जूते होते थे उसको पॉलिश करके चमकाने का काम हम लोग खुद किया करते थे। अब जूते कपड़े या ब्रश से, जूते होते थे, कपड़े होते थे, या ब्रश से रगड़ते या पॉलिश की चमक उभारने लगती। यानी जब उसको पॉलिश पूरा लगाया जाता था, रगड़ा जाता था, तो उसमें एक तरह की चमक उभरने लगती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। इस तरह से लेखिका बता रही है कि उस समय में भी हम बूट को पॉलिश करते थे, और आज भी मुझे बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। पुराने समय के शू जो थे अलग ढंग के थे, लेकिन आज के दौर में नए नए तरह के शू आ चुके हैं, यानी जूते आ चुके हैं। और इसके साथ साथ कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। यानी पहले जैसे होते थे, पहले से कुछ ज़्यादा ही आरामदेह है आज के संदर्भ के जो शू होते हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। जैसे ही नया जूता हम लोग को दिया जाता था उस समय, तो पैरों में छाले पड़ जाते थे, और जूतों के साथ छालों का इलाज भी करना पड़ता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। लंबे सैर पे कहीं जाना होता था तो अपने साथ क्या रखना होता था, रुई जरूर रखना पड़ता था कि पैर में छाले पड़ जाएंगे तो रुई रख के उसको हम क्या करेंगे, चलेंगे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, मैंने जूता अगर लगाया जाए तो रुई मोजा भी अंदर रखा जाए, नहीं तो उसमें रगड़ खा के उसमें निश्चित है कि छाले पड़ ही जाएंगे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। यह लेखिका बता रही है कि आज का बचपन और मेरे समय के बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिवार को हम ऑलिव ऑयल या कैंसर ऑयल पीना पड़ता। ऑलिव ऑयल को पीना पड़ता था, नहीं तो कैंसर ऑयल को पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था, यह पीना बहुत ही मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। शनिवार के सुबह से ही लगता था कि नाकों में इसकी गंध आने लगी है, तो शनिवार से ही हम लोग इस तकलीफ में आ जाते थे। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, मैंने ठीक खुराक पाने के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मिलती होने लगती। यानी देखते ही ऐसा लगता था कि अब वोमिटिंग होने लगेगा, यानी अब कय होने लगेगा। मुझे आज भी लगता है, लेखिका बता रही है कि मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। अगर वो दवा हम नहीं पिए होते तो बहुत कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यानी मेरे समय में और तुम्हारे समय में लेखिका बता रही है कि कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ, जो बचपन की दिलचस्पियाँ हैं, तो बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है कि पहले के बचपन में कुछ और सोच होता था और मजे आते थे, लेकिन आज के बचपन में मज़ों में अंतर आ गया है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। बचपन की जो कुल्फी होता था, आज के समय में क्या हो गया, आइसक्रीम हो गया है। कचौड़ी, समोसा यानी पैंटीज में बदल गया है। सहतूत और फालसे और
खसखस जो है वह क्या बन गए हैं कि शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड नहीं, बिमटू मिलती थी। शिमला समझते हो, शिमला और नई दिल्ली में बस बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डैबिको रेस्ता की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। उस समय के जो ये चॉकलेट होते थे वह पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल जो होता था, माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, माने माल जो है माल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। एक छोटा सा चढ़ाई करते थे, चढ़ते थे पहाड़ों पे और गिरजा मैदान में पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरने पर माल पर, और इसके बाद कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी होती थी। और इसके साथ साथ हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। माने हफ्ते में एक बार हम चॉकलेट खरीद सकते थे, एक चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता, हम खरीदते थे और टॉफ़ी और चॉकलेट का स्टॉक बना कर रख देते थे। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, चॉकलेट लेकर खड़ा खड़ा मैं कभी खाने का काम नहीं करती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खूब खाती थी। इसके बाद शिमला के काफल भी बहुत ज़्यादा याद है मुझे, खट्टे मीठे, इसके साथ कुछ एकदम लाल और गुलाबी रस भरी, लाल है, गुलाबी है और कैसी है, रस भरी है। कसमल सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए और ऐसे कहा जाए कि चेस्टनट और एक और गजब की चीज, माने एक और भी गजब की वह चीज होती थी जो चेस्टनट होता था और आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में डाल लिए जाते। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, मुझे बचपन का वो भी याद है कि चने जोर गरम और इसके बाद अनारदाने का चूर्ण होता था। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है, माने उस समय भी थी और आज भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है और इसके साथ नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए, यानी कि ऐसे बनाया था, पतला बनाते हुए ऐसे ढंग से बनाया था कि चने आसानी से कहाँ पहुंच जाए, हथेली पे पहुंच जाए। और हथेली पे पहुंच जाने के बाद एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, ऐसे करके एक गीत गाया जाता था। तो उस गीत में जैसे उस दिन स्कूलों में हर बच्चे को आता था, हर बच्चे उस समय इस गीत को गाता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुकवाते थे, कुछ बच्चे क्या करते थे कि पुड़िया पर तेज मसाला बुकवा लेते थे ताकि और थोड़ा सा तीखा लगे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। पूरा गिरजा मैदान घूमने के बाद भी एक पतली सी पुड़िया वो चलते रहती थी, खत्म नहीं होती थी। एक एक चना पावड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार हो गई थी, एक लय रफ्तार बनी रहती थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं और इसके साथ घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। शिमला के जो भी बच्चे होते थे हर बच्चे को कभी न कभी इसका मजा मिल ही जाता था। और इसका मजा मिलने के बाद, यानी लेखिका यहाँ फिर से बता रही हैं कि इसका मजा तो हर किसी को मिलता था। शिमला में रहने वाले जो कोई भी था हर किसी को इसका कुछ न कुछ मजा जरूर मिल जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, माने घोड़े जो होते थे उसको कमतर करके हम समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहालों के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते थे। उनकी बात फिर कभी शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, शाम के समय में रंग बिरंगे गुब्बारे लेके चलते थे। सामने जाखू का पहाड़ होता था और जाखू के पहाड़ के साथ कहा जाता है कि ऊंचा चर्च भी था
चर्च की घाटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। चर्च की घाटी जब बजता था तो उसका गूंज दूर दूर तक क्या होता था, फैल जाता था। इसके बाद लगता इस तरह से था कि इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। मैंने इस प्रकार से लगता था कि यीशु मसीह जो है अपने इस संगीत के माध्यम से हम लोगों से कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, सामने आकाश जो है वहां पे सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और रिज पर की जो रौनक है और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। इसके बाद इसको स्कैंडल जो होता था, पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, यानी एक तरह का काफी ज्यादा कोलाहल होता था, काफी ज्यादा वहां से आवाजें आती थी। सर्वर स्कैडल पॉइंट के ठीक सामने, जो सर्वर स्कैडल पॉइंट है उसके ठीक सामने से उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कल का ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन थी, मतलब इस ढंग से बनाए गए थे। और एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन बना दिया गया था। एक तरफ लाल टीन से छत वाला स्टेशन बना के तैयार कर दिया गया था और सामने शिमला देता खब्बो थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगे, माने एक सुरंग बना दिया गया था ताकि उस सुरंग से ऐसे दिखाई देता था कि रेलगाड़ी जाने वाली है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, पिछले सदी का सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही होती थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़कर क्या करते, दौड़कर दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। मतलब ऐसा लगता था कि एक बहुत भारी भरकम पक्षी उड़ते हुए जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो। और वह गायब, मैंने देखते देखते वो क्या होता था, गायब हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और जो होता था, एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे, मॉडल वाली दुकान के साथ एक ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। सबसे पहले जहां मैंने अपना एक चश्मा बनवाया था आंख खराब होने के बाद, वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। आंख के डॉक्टर वहां कौन थे, एक अंग्रेज थे जिन्होंने आंख देखकर और चश्मा बनवाया था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। छोटे बड़े जो भी होते थे मेरे आंखों की तरफ देखते थे और पूछते थे कि क्या आंखों में कुछ तकलीफ है। हम इस उम्र में एनक दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साबित का करा दोहरा देती कुछ देर पहनोगी तो एनक उतर जाएगी। यानी अलग अलग तरह के अलग अलग लोग मुझे अलग राय देते थे। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। डॉक्टर ने पूरा आश्वासन दे दिया था, फिर भी चश्मा मेरा अभी तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा, नंबर भले कम होता रहा, पर कहा जाता है कि मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसके कारण मैं हूँ, इसके जिम्मेवार मैं हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो क्या होगा, तो इसके अलावा और क्या करना होगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो 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 कैसे लग रही है। उसने मजाक किया मुझसे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। देखो कितना मजा यहाँ किया गया मेरे साथ कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यह लड़की को नहीं मालूम है कि इसका सूरत अब लंगूर के जैसा बन गया है। मैं खींची कि तुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, यानी मुझ पर ऐसा क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा ना लगा, लेकिन शेर जो था बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे खराब नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहने, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं हाँ हाँ, यानी इस तरह की बात मेरे मन में आते रहे। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा,
कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, अच्छा भी लगा और मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। माने अब ऐसा ही स्थिति हुआ है कि चेहरे के साथ ही चश्मा घुल मिल गया है, यानी चेहरा से चश्मा का संबंध बन गया है। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपी, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ महज सरल चुभीते वाली हिमालयी टोपियाँ। इस तरह से लेखिका जो है अपने बातों को हम लोग के बीच में रख रही हैं कि उनके ज़माने और आज के ज़माने की क्या स्थिति है। तो बच्चों, यहाँ हमें ध्यान देना है कि लेखिका की कही हुई जो भी बातें हैं इस पे हमें नज़र रखना है कि लेखिका ने जो बातें कही हैं यह वाकई जो है आज के दौर में यह उचित ठहरता है। और इस तरह से अब हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।